कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। 2018 में भी ऐसी ही एक महफिल सजी थी हमारे मसाइल की, जिसमें हमने हमारे मसाइल में गौर किया था कि 2018 में हमारे कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर हम तवज्जो दें और जिनको हल करने की कोशिश की जाए। बहुत हमारे मसाइल के प्रोग्राम हुए, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे मसाइल जो हैं वो वहीं के वहीं हैं और 2019 ने न सिर्फ दस्तक दी बल्कि हम 2019 में दाखिल भी हो गए। अब सवाल इस बात का है कि ये 2019 भी क्या गुज़िश्ता बरसों की तरह जाएगा। अच्छे दिन की उम्मीद जो हमने 2014 में शुरू की थी, क्या वो अच्छे दिन 2019 को अच्छा साल बनाएंगे? बहुत सारी बातें हैं जिन पर गौर करना है और खुसूसी तौर पर अपने उन मसाइल पर गौर करना है जिनसे हम लोग रोजाना जूझते रहते हैं। इस पर गौर करने के लिए हमारे दरमियान 5 अहम शख्सियात मौजूद हैं और इत्तेफाक से आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि जिंदगी को उस अंदाज से नहीं देखती जिस अंदाज से हम लोग देखते हैं, लेकिन जिंदगी पर गौर जो है हमसे भी कहीं ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। आइए मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद है मैत्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मोहतरमा स्मृति सिंह साहिबा। हम आपका खैर मकदम करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट से। आप इनका स्वागत। हमारे दरमियान मौजूद हैं धर्मगुरु जेके बेनीवाल साहब और हम इनका भी स्वागत करते हैं। खैर मकदम। सियासी तज्जिया निगार और एक उस्ताद रहे प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। साबिक मेंबर पार्लियामेंट और साबिक सहाफी भी, और जो हक के लिए जो है बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। इन्होंने पिछले बरस अपने हौसलों से ये दिखाया और उन्होंने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया जब वो चाहते तो कुछ और दिन आगे बढ़ा सकते थे मामलात को, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हक के लिए आवाज सुननी होगी और उन्होंने इस तरीके से इस्तीफा दे दिया। आज साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं अली अनवर अंसारी साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे बहुत ही करम फरमा सहाफी रहे हैं, सफीर रहे हैं, उस्ताद रहे हैं और साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं जनाब मीम अफजल साहब। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। राजवीर शर्मा साहब, मेरे हिस्से में भी कुछ आपकी चाहत आए, ये नया साल नए साल की सूरत आए। इस नए बरस को 2018 से मुख्तलिफ बनाने के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या किया जाना चाहिए? एक बात तो जो आपने कह दी कि नया साल खूबसूरत हो, तो सारे देश को मिलकर के इस नए साल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे समाज में काम करने वाले लोग हों, चाहे युवा वर्ग हो या कोई भी हो, उस सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस देश को आगे ले जाए, इस साल को खूबसूरत बनाए। अब सवाल यह है कि कहने भर से तो साल या देश खूबसूरत होगा नहीं, इसलिए एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। आशाएं जगाने की और आशाओं को पालने की और आशाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देश निराशा के गर्त में न जाए, इससे रोकने की ज़रूरत है। हमारा विश्वास न टूटे, हमारा एहसास न टूटे, हमारा जो युवा वर्ग है वो अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मसले होंगे जिन्हें इस नए साल में राजनीतिक दलों को भी और देश को भी सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो है कि चुनाव का वर्ष है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार के मसले होंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मसले कौन से होने चाहिए ताकि हर एक के चेहरे पर खुशी आए और एक एहसास हो कि हम इस पर हम अभी गौर करेंगे, लेकिन जो आपने ये नेक ख्वाहिशात की बात की है ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक उम्मीद जगाने की कोशिश की है और ऐसी उम्मीदें पिछले 70 बरस से हमारे राजनीतिक लोग जो हैं, सियासतदान जगाते रहे। मीम अफजल साहब, आपको क्या लग रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं या अच्छा साल आ रहा है? सबसे पहले तो आपने नए साल का तारुफ अपने एक बहुत ही खूबसूरत शेर से कराया, तो मैं भी उसी ताल्लुक से एक शेर के जरिए आपको जवाब दे देता हूँ। जी सर, इरशाद। कि अभी जनवरी है, नया साल है जी।
अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। वाह वाह, ताली बजा ये दी। शेर जो है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हर साल जब हम नए साल में दाखिल होते हैं तो हमारी बहुत सी उम्मीदें होती हैं, बहुत सी दुआएं होती हैं। लोग मैसेजेस पर एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो सबके लिए अच्छा साल हो। और जाहिर है इस पर आप तफसीली जब बात करेंगे तो गुफ्तगू होगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सबको मिलकर जिस इस देश में अच्छा वक्त लाने के लिए सिर्फ एक चीज़ पर काम करना चाहिए, वो है भाईचारा और वो है मोहब्बत, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और नफ़रत के ज़रिए से हम इस देश को कभी आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें नफ़रत से नफ़रत करना चाहिए वाह, और नफ़रत के ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस देश के 125 करोड़ लोगों की ये जिम्मेदारी है। मतलब मोहब्बत से मोहब्बत करें, नफरत से नफरत करें। क्या अली अनवर साहब बड़ा अच्छा पैगाम दिया है मीम अफजल साहब ने। और तो 2019 में अगर हम मोहब्बत आम कर दें तो हमारे ख्याल से जो है मसाइल कुछ हद तक कम हो सकते हैं। ये पिछला साल जो है वो औरतों पर काफ़ी जुल्म और सितम का साल रहा है। सर 3 तलाक तो आ गया मामला ना, अब तो कम हो गया। देखिए वो 3 तलाक तो जोड़ने वाला नहीं है। ठीक कहा मीम अफजल साहब कि वो बांटने की सियासत है। पहले तो मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर सियासत हो रही है, अब मियाँ बीवी का झगड़ा लगाने की भी कोशिश हो रही है और उसका भी सियासी मकसद है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम समझते हैं कि देखिए एक अंग्रेजी में फ्रेज है कि वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। सही बात है। तो वो देश कि ये जो जनता है जिसको हम लोग गरीब कहते हैं, जिसको मजदूर कहते हैं, किसान कहते हैं, नौजवान कहते हैं, और जिनको हम जो सियासी लोग जज्बाती बातों में बहा ले जाते हैं अपने सियासी मफाद के लिए, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कर सकते हैं। और ये गुज़िश्ता जो साल है उसने दे दिया है। वो जैसे वो लिफाफे पर जो पता लिखा होता है वो मजमून का अंदाज दे देता है। तो पिछला साल जाते जाते कुछ अच्छे संकेत दे गया है कि लोग अब समझने लगे हैं और लोग अब किसी तरह के झांसे में आने वाले नहीं। इस पर हम खुल के बात करेंगे इस इशारे पर ही। धनवल साहब, आप धर्मगुरु हैं और हमारे दरमियान आज एक हिंदू धर्मगुरु ही मौजूद हैं, क्योंकि हम आपसे दोनों का काम लेना चाहते हैं। जो धर्मगुरु हैं, चाहे इस्लामी स्कॉलर्स हैं, जो हमारे समाज की रहनुमाई जो लोग करते हैं एक रूहानी तौर पर, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है हमारे दिनों को और हमारे सालों को, हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने में? साल साल बीता जाए गोविंद राधे, अब तो हटी लो मन हरि में लगा दे। देखिए साल बहुत आए, अनंत साल आप लोगों ने बिताए हैं। ये आप ये ना समझिए कि ये हर आदमी मैं देख रहा हूं पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, कोई कंट्री हो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी करने का न्यू ईयर नहीं है, आप ये समझिए, ये खुशी का विषय नहीं है। ये आप कोई तो आज 10 साल का हो गया, कोई आज 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, और कई बुजुर्ग कहते रहे बेटा हमारी तो बीत गई, सफेद हो गए, आप अपनी देखो कहां जाएंगे। ये सोचा है कभी कहां जाएंगे सफेद बाल के बाद, फिर कहां जाएंगे, ये नहीं सोचा। देखिए हमारे पूरे विश्व में आज 11 धर्म चल रहे हैं। ये एक भारतवर्ष ही ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूड रहते हैं, वो किसी भी किस्म में हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि वो 11 धर्म में 3 धर्म बाहर हैं। जापान में शिंतो और चाइना में 2 धर्म है, लाओस की ताओ और एक कन्फ्यूशियन। और 8 धर्म हमारे यहां है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, फारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म और सिख धर्म। 8 यहां क्यों है? किसी देश, पूरी दुनिया के देशों में नहीं है।
यहां क्यों है? इसलिए यहां पर हैं कि यहां पर सब के सब अवतार यहां पर हुए, और ये एक ऐसा भारतवर्ष है जो प्यार से रहता है, एक ही चीज चाहते हैं, चींटी से ब्रह्मा तक। किसी से पूछ लीजिए, एक हमारा वेद मंत्र है, सुखम में भूयात दुखम में मां भूत। पूरी दुनिया का सृष्टि पर चींटी से ब्रह्मा तक पूछ के देख लीजिए, क्या चाहिए? मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि भगवान ने जो बनाया है उसमें किसी का भी नाम ले लो। सनातन धर्म वाला इसको हिंदू भगवान ईश्वर, मतलब ये 2019 के लिए आपकी दुआ यह है कि बहुत सुख हो सबको। मेरा एजेंडा ये है कि आप जिस भी मजहब को मानते हैं मानिए, लेकिन अपना ये एजेंडा जरूर तय करें, अपनी संसार में ड्यूटी करें, और आप भगवान का जिसको भी आप मजहब को मानते हैं उसको मान के बहुत अच्छी बात है, यही सबका स्मृति मैम, आपकी तो माइथोलॉजी पे रिसर्च है पूरी। मैं आपके पास यहाँ, क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट कर आऊंगा और आपसे इन सारी बातों पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जो बात बेनवाल साहब कह रहे थे कि हर आदमी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, और यही हमारी भी दुआ है कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। मिर्जा गालिब क्या कहे हैं। हमारे दरमियान एक उस्ताद मौजूद हैं, स्मृति सिंह साहिबा मैत्री कॉलेज में हैं, और हमारे ये खुशनसीबी है कि आज इत्तेफाक से ये हमें ऑडियंस के बीच में नजर आई। हमने कहा नहीं, इनका मकाम जो है वो वहां है जहां ये इस वक्त बैठी हैं, तो इनको वहीं होना चाहिए। स्मृति जी, आपने जिंदगी में बहुत जद्दोजहद की होगी। आपके जो मसाइल हैं जब हम अपनी निगाह से देखते हैं तो वो हमारे जो मसाइल हैं उनके सामने कहीं ठहर नहीं पाते। आपको देख के हमारे मसाइल बिल्कुल रेजा रेजा होकर बिखर गए हैं। और आपको क्या लगता है कि जिंदगी में मसला क्या है, परेशानियां क्या है? हम दुख नहीं चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे राजनीति में हम दुखी आदमी भी नहीं चाहते हैं। वाह वाह वाह, ये थोड़ा सा ट्रेजेडी है हमारी राजनीति की। हमारी विकलांगता की 7 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन हम आपके वोट बैंक नहीं है। और हम आपके वोट बैंक नहीं है, मैं मानती हूं संसद ने 2016 लॉ ऑन डिसेबिलिटी पास कर दिया है। शायद किसी भी टीवी चैनल में एक्सेप्ट विकलांग दिवस, विकलांगों पर कोई डिबेट नहीं होता है, उनके मसाइल नहीं पूछे जाते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे मसाइल पूछे जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपके वोट बैंक नहीं हैं। हमारे मसाइल सबसे ज्यादा बड़े हैं, ना हमारे कानून पर इतना कोई काम करता है, ना हमारे मसलों पर कोई ध्यान देता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे तरीके से 70 साल में ध्यान नहीं दिया गया है, ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर नहीं ध्यान दिया गया होता तो मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होती। लेकिन जितना ध्यान और मसलों पर, बांटने वाली चीजों पर, जात पात मियां बीवी सब बांटने वाली चीजों पर जितना ध्यान दिया जाता है, क्या हम विकलांग लोग आपके नागरिक नहीं हैं? अगर हम 7 करोड़ लोग आपके नागरिक हैं, अगर हम 7 करोड़ आपके नागरिक हैं, एंड स्पेशली डिसेबल विमेन जिनके इश्यूज बहुत मेजर हैं, वो टैकल नहीं हुए हैं, तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए। और हो सकता है कि आज के इस प्रोग्राम से एक नई सुबह हो और एक नया साल हो, और हम जैसे बहुत सारे डिसेबल विमेन के मन में एक ऐसी ज्योति जगे जिसमें राजनीतिज्ञ एटलीस्ट हमारे बारे में बात तो करना शुरू करें। जब आप ये राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और 3 तलाक और उस तरह की बहसें, ऐसे नॉन इश्यूज को उठते हुए देखती हैं, तो आपके जहन में क्या सवाल आते हैं? मेरे नजर में ये प्रायर इश्यू नहीं है, प्रायोरिटी वाले इश्यू नहीं है। इन द सेंस, जहां पर आदमी मर रहा है, जहां पर विकलांग औरतों को आज के दिन इलीगल तरीके से डॉक्टर की एडवाइस से यूथनेशिया से मार दिया जाता है, जहां पर एक गरीब आदमी पानी के लिए तरसता है। मैंने अपने आंखों से, मतलब आंखें तो नहीं है मेरी, लेकिन मैंने देखा है कि एक जो बोतल का जूठा पानी फेंका,
लोगों को कूड़े से ब्रेड खाते हुए देखा है। जहां पर इतने बड़े बड़े मसले हैं, क्या वहां पर 3 तलाक और राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा बड़ा है या उन मसलों को सॉल्व करना ज्यादा बड़ा है, जहां पर हम लोगों को फूड सिक्योरिटी दे पाए या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए? क्योंकि मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी आए हैं और वो फर्स्ट जनरेशन वोटर्स हैं। हम उनको सेफ्टी दे पाए गर्ल्स को, और हम उनको ये सारे, जहां पर रेप हो रहा है, जहां पर इतनी सारी चीजें अभी सॉल्व करने के लिए बाकी हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं राम मंदिर और 3 तलाक मतलब बात का इशू है। राजीव शर्मा साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इनके बारे में सोचा गया तभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन क्या हम अपने उन मसाइल पर तवज्जो क्यों ना दें? ये इन्हीं को देखते हुए हम गरीबों के बारे में सोचें, हम लाचारों के बारे में सोचें, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के बारे में सोचें, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? जो स्मृति जी ने बात कही है उससे किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता है, और मुझे लगता है कि किसी सरकार ने कम किया होगा, किसी ने ज़्यादा किया होगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 2016 का जो कानून बना है और दिव्यांगजनों के लिए और जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स के लिए जो कानून बने हैं, अगर कानून बने हैं तो उनको लागू करना भी आवश्यक होगा और तभी उसका कोई लाभ मिलेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो गरीबी का मसला है वो कहीं पर धर्म से, उसको धर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी समझ में कहीं खोट है। समझ ये है कि हमारा धर्म हमारे खून में है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, हर व्यक्ति के खून में धर्म है। और हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो उससे पहले भी, चाहे वो आर्थिक काम है, चाहे वो कोई राजनीतिक काम है, नौकरी का काम है, हम दही शक्कर देते हैं। अब ये दही शक्कर को कोई क्या बात है? कोई ये दही शक्कर खिलाने की बात तो है? पेट सही रहे ना जिस काम के लिए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, पीछे की मैं ये कह रहा हूं तहसीन साहब कि हमको इस चीज को समझना होगा कि गरीबी के लिए भी हमको लड़ना होगा और जो हमारे धार्मिक मसले हैं उनको हम जिए एक तरीके से। ट्रिपल तलाक की नहीं, प्रायोरिटीज में क्या? प्रायोरिटीज की बात नहीं है, प्रायोरिटीज दोनों को देनी पड़ेगी। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम विमेन गुलामी का जीवन जिए, ये उसके लिए खुशी वाले दिन आएंगे? क्या ये जरूरी है कि हम एक महिला को गुलामियत बना के रखें? ये कैसे प्रायोरिटी का विषय नहीं हो सकता? मुझे बताइए कि क्या मुस्लिम महिला नहीं है? क्या उसके मसले महिलाओं के मसले नहीं हैं? इसलिए ये कहना कि ये चीज प्रायोरिटी का है, मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक के बराबर कोई प्रायोरिटी का मसला होना ही नहीं चाहिए। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की दिन रात हमारे सारे लोग बात करते हैं। और रही बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर उसके बाद कहता हूं कि ये जो हम डुप्लिसिटी करते हैं ना, कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कि नफरत से नफरत करो, नफरत से नफरत फैलाने वाले ही तो कहते हैं कि नफरत से नफरत करो, बांटने वाले ही कहते हैं कि बांटना बंद करो, जातिवाद को फैलाने वाले ही कहते हैं कि जातिवाद बंद करो। मतलब ये जो डुप्लिसिटी है ना हमारे बिहेवियर में, ये कहीं ना कहीं हमको तंग कर रही है। अच्छे दिन क्या है इसकी परिभाषा हर एक आदमी के लिए अलग अलग है। मेरे लिए आज जो विश्व में हमारा स्थान बना है वो मेरे लिए अच्छे दिन है, किसी के लिए हो सकता है ये बिल्कुल अच्छे ना हो। बिल्कुल सही बात है। मीमांसा साहब, जो बात राजवीर शर्मा साहब कह रहे हैं डुप्लिसिटी की, क्या ऐसा जो है नजर आता है सियासत में? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग नफरत फैलाते हैं वही नफरत को खत्म करने की बात करते हैं। बात तो सही कह रहे हैं वो। और पूरे देश के अंदर देख लीजिए कौन लोग नफरत फैलाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी अहम बात मैं कहूंगा, अभी जो प्रोफेसर सुमृति जी ने जो बात कही, तो मैं चौंका एक बात सुन के उनकी, कि 7 करोड़ लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं इस देश के अंदर और वो वोट बैंक चुके नहीं हैं, इसलिए शायद लोगों की तवज्जो उन पर नहीं है। मैं सुमृति जी आपको कहना चाहूंगा कि बहुत खुशी की बात है कि आप वोट बैंक नहीं है। जिस दिन आप वोट बैंक बन जाएंगे उस दिन से आपका बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। आपके नाम पर राजनीति होगी लेकिन आपके लिए नहीं होगी। ये हमारे देश के अंदर परंपरा है कि जिसको भी वोट बैंक कहा गया उसका बुरा हाल कर दिया गया बाद में। हमारा तो ऐसे भी बुरा हाल है जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके जो मसाइल हैं वो यकीनन हर सरकार के नज़र में रहते हैं। आपके बहुत सारे, मैं सरकार में भी काम किया है और वैसे भी समाज में हम लोग काम करते हैं, तो ये बात सही है
कि जो काम आपके लिए होना चाहिए, अगर हम कंपेयर करें दूसरे मुल्कों से, तो यकीनन वो काम नहीं हुए हैं। अभी आपके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। खुद मेरे घर के अंदर एक बच्चा है जो फिज़िकली चैलेंज्ड है। मैं इस दर्द को समझता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप, उनकी पूरी फैमिली को सारी ज़िंदगी क्या सफ़र करना पड़ता है। खुशनसीब हैं आप कि आप एक कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्था के अंदर आप काम करने का आपको मौका मिला है। आपके माँ बाप के लिए भी बड़ी बात है ये। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं कोई मौका नहीं मिला है। उनको मौका देने की ज़रूरत है। प्रोफेसर शर्मा साहब ने कुछ बात कही, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि रिलीजन जो है, मज़हब जो है, वो हिंदुस्तानियों के खून के अंदर शामिल है। लेकिन ये पहले भी शामिल था, आज भी शामिल है। धर्म का मतलब एक दूसरे से मोहब्बत करना है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। धर्म चूंकि हमारे खून का एक हिस्सा है, इसलिए हम उससे बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने असल मसाइल जो हैं, जिसका आपने जिक्र किया, जो प्रायोरिटीज़ अभी स्मृति जी ने कहा, आपने भी कहा, तो उस प्रायोरिटीज़ के बजाय हम बहुत आसानी से दूसरी तरफ जो है वो खेल जाते हैं। यानी लोग हमको खिला लेते हैं और उसके ज़रिए अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं, और किया भी गया है। इस बरस हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मेरा बिल्कुल, हमें इस बरस इन चीज़ों से बचना ही नहीं चाहिए। बल्कि मैंने जो एक बात कही कि नफरत से नफरत करना चाहिए, वो है असल चीज़। वरना इस देश का फिर जो हाल होने वाला है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो लोग जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चलिए हम लौट कर आएंगे नाज़रीन इस वक्फे के बाद, और इस गुफ्तगू को अली अनवर साहब के से शुरू करेंगे। और तू नया है तो दिखा सुबह नई, शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। पिछला बरस तो खून रुलाकर चला गया, क्या गुल खुलाएगा ये नया साल। दोस्तों, हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। अली अनवर साहब, जो बात हो रही है तरजीहात की, 2019 में क्योंकि इंतखाबात होने हैं, जनरल इलेक्शन होने हैं, और कुछ मुद्दों को लेके सब लोग ज़्यादातर जल्दबाजी में है कि कोई फैसला भी आ जाए, कुछ आ जाए। क्या अभी ये 3-4 महीने हैं जिसमें क्या हम लोग प्रायोरिटीज़ नहीं फिक्स कर सकते कि भाई हमें जो है ये चीज़ें, इनको ही तरजीहात दी जाए, इन पर ही बात हो, और वो मुद्दे पीछे छोड़ दिए जाए जो तकसीम की बात करते हैं, जो बांटने की बात करते हैं। कोई रास्ता है क्या ऐसा? है रास्ता, और आवाम के पास, जनता के पास है। कोई भी मजहब हो, गुरुजी ने ठीक कहा कि सभी प्रेम और शांति का संदेश देता है, सभी मजहब। लेकिन मजहब को नफरत का टूल्स बनाने की भी कोशिशें जग जाहिर हैं। देखिए, मजहब जो है एक बंदे का और खुदा का ये मामला है, एक व्यक्ति का ईश्वर के बीच का मामला है। इसको सियासत में लाना और इसका सियासी इस्तेमाल करना, ये इस पर बात हो रही है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए तहसीन साहब, कि जो नफरत है वो बनावटी चीज है, जो ईर्ष्या है वो बनावटी चीज है। कुदरती चीज, नैसर्गिक चीज है प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अखलाक, ये सब कुदरती चीजें हैं, प्राकृतिक हैं। लेकिन नफरत जो है वो पैदा किया जाता है, जज्बात उभारे जाते हैं। तो इसका अंत होने वाला है, और इसका अंत देखिए हो गया है शुरू। देखिए, इसी दिल्ली में किसानों के 3 बड़ी बड़ी रैलियां हुई, देश भर में और जगह भी हुई। लाखों किसान भूख से मरे हैं। और आप देख लीजिए कि जो किसानों का एजेंडा सामने नहीं आ रहा था, वो धीरे धीरे वो आने लगा है। ये एक कहिए कि शुभ लक्षण है, ये एक अच्छी शुरुआत है। दूसरी बात देखिए कि ये नौजवान जो आपके सामने हैं, ये जानते हैं कि हमारा आने वाला जो दिन है वो कैसा हो रहा है, क्योंकि इनके पीछे एक लंबी कतार लगी हुई है।
तो वो नौजवान भी अब इन सब चीजों से, मंदिर से, मस्जिद से, 3 तलाक से, लव जिहाद से, घर वापसी से, तो गोबर से, तो गाय से, ये सब अब बाहर निकल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमको हमारा रोजगार मिलना चाहिए। जब एक नौजवान जब ही किशोरावस्था पार करता है, एक नवजुवती किशोरावस्था पार करती है, तो उनके हाथ फड़फड़ाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने वालिदैन से, अपने गार्जियन से हम नहीं मांगे अपने पॉकेट का खर्चा, अपने रोजी रोटी का। तो ये तो पहले भी ये रहा है कि कोई मतलब ये कि बेरोजगारी सिर्फ ये इसी सरकार की देन तो नहीं है ना? नहीं है, ये मानते हैं नहीं है, लेकिन वो बढ़ी है। आते ही मौजूदा सरकार ने सबसे पहले काम किया कि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होते थे तमाम डिपार्टमेंट्स में, उनको बंद कर दिया और जीएसटी और नोटबंदी लगा करके जो रोजगार हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जो ये बात कह रहे हैं अली अनवर साहब, वो क्या सही है? देखिए, अली अनवर साहब तो आज पूरी राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके हमें चर्चा करनी चाहिए अगर हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो। जी, ये बात सही है कि आज की तो ये बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि युवा वर्ग जो है चाहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ये इन्होंने कहा कि नौकरियां, रेगुलर रिक्रूटमेंट बंद हो गए। कब बंद हुए थे जरा बताएं? आते ही ये नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, ये झूठ है, ये झूठ है। सर साहब, आप बताइए कि आपके यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो यूपीए की सरकार थी उस समय भी ये रेगुलर रिक्रूटमेंट बंद हुए थे, लेकिन नहीं, इसको मानिए, ये एनडीए की सरकार ने बंद नहीं किया। 1 साल तक मुकम्मल बंद। मैं सिर्फ ये जब आप कोई बात करते हैं तो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो बात करते हैं, बेरोजगारी मसला जो है हमेशा से रहा है। बात और कह दूं सर कि युवाओं के लिए जो काम किए गए हैं, युवाओं के लिए स्किल इंडिया, युवाओं के लिए मेक इन इंडिया, युवाओं के लिए स्टैंड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये क्या है? आप युवा को गुमराह करने की बजाय उनको ये रास्ता बताइए कि आपके लिए रास्ता खुले हैं, इनका प्रयोग करिए, इनका उपयोग करिए और खुद नौकरी देने वाले बनिए। एक ऐसा गर्व अपने अंदर पैदा करिए कि rather than being dependent on others, you please give some kind of an employment to others। इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी बताना चाहिए, मुझे लगता है ये भी बताना चाहिए, हल्दीराम पकौड़ा से ही बना है, हल्दीराम पकौड़ा से ही बना है। एंड कोई भी श्रम जो है ना, उसकी आप अपमान मत करिए। लेकिन राजीव शर्मा साहब नहीं कर रहा है, राजीव शर्मा साहब बनाने वाला चोरी नहीं कर रहा है। राजीव शर्मा साहब, आपको भड़काने की जरूरत नहीं है। राजीव शर्मा साहब, बनाने वाला मेहनत कर रहा है। नहीं, पकोड़ा तो वो बचपन से तल सकता था ना, उसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत है? नहीं, इसमें भी सुनिए, अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर वो अपनी मेहनत से कोई भी पैसा कमाता है तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमको आज जो मसले अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो किसानों के नाम पर अगर पॉलिटिकल वर्कर्स, वो झंडे कौन के थे जो यहां पर आए, जो पॉलिटिकल वर्कर्स को बुलाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि 2019 में किसानों का मसला एक अहम मसला होने वाला है और होना भी चाहिए, क्योंकि किसानों की दशाएं, लेकिन कोई सीमांत किसान की बात नहीं कर रहा, कोई भूमिहीन किसान की बात नहीं कर रहा, कोई लैंडलेस लेबरर की बात नहीं कर रहा। सब लोग किसान है, जो रिच किसान है, जो अमीर किसान है, जो अमीर किसान है, उनको की बात हो रही है, कर्जा माफी करके उनको धोखा देने की बात हो रही है। ये बात चले जाएंगे। सुनिए, हम भटक जाएंगे, खेत मजदूरों की बात हो रही है, हम भटक जाएंगे। हाँ स्मृति जी, आप कुछ कह रही हैं। ये बात तो सच है कि आज के मशीनीकरण के युग में ना रोजगार इनके बस की बात है, ना इनके बस की बात है। अब मैं कारण दे रही हूं। पहले आप कैशियर से पैसे लेते थे तो एटीएम आज आ गया है। पहले आप टिकट कहां से लेते थे? रेलवे टिकट काउंटर से लेते थे, अब आप ऑनलाइन लेते हो। तो मशीनीकरण ने हमें सुविधाएं दी हैं, साथ साथ में हमारा रोजगार भी कम किया है। तो अभी ना इनके बस की बात है,
न इनके बस की बात है। हमें रोजगार के ऑप्शन स्वयं से सोचने पड़ेंगे। मैं आपकी योजनाओं से सहमत हूं। कल को जब मेरे घर पे कोई आके बोलता है कि आज मेरे पास पक्का घर है तो थोड़ा संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन रोजगार जो है वो अब हमारा टाइम आ गया, क्योंकि हमें इन लोगों से फॉल्स कमिटमेंट, ये जो हमारे सामने हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंग लोग बैठे हुए हैं, ना आप करो ना आप करो, क्योंकि अब किसी के बस की नहीं है, आपको आपके बस की नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। तहसीन भाई देखिए, मैं स्मृति जी का मतलब अभिनंदन नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो उन्होंने जो कहा कि हमें इग्नोर किया जाता है, लेकिन एक बात बताऊं, मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूं कि ये भगवान की तरफ से भी है कि आपको पहली बात तो 125 करोड़ आंखें आपकी हैं, एक नहीं है, 125 करोड़ आंखें आपकी हैं, इनको महसूस कराना होगा ना, महसूस कराना होगा। दूसरा मन जो है भगवान ने सबको दिया है। देखिए बार बार धर्म की बात आ रही है। हमारे देश में क्या है, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप ये ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में क्या है, ज्यादातर इतनी जातियां हैं। अभी हमारे मीम साहब ने कहा, अली साहब ने भी कहा, देखो राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों ने इनका वास्ट एक्सपीरियंस है यार, ये जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, यहां तक आते हैं दुखी आता है। जनता आपके पास हाथ जोड़ के आती है, इनको जनता के पास बीच में हाथ जोड़ के जाना पड़ता है वोट लेने के लिए। देखिए दो पहलू है, मैं आपको फिर वही बता रहा हूं कि हमारे अगर जब देश में इतनी जाति, इतनी धर्म और विविधताओं के बाद अगर जब हम सबसे पहले एक काम कर लें, हम केवल भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, बस उसके बाद झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे। मैं ये जात पात मजहब के लिए, धर्म क्या होता है, धर्म जो है धारण करने के लिए, और दो चीजें धारण करने के लिए, एक भगवान आत्मा के लिए, शरीर के लिए संसार। तो संसार को आप धारण करेंगे, आटा चावल दावल तो शरीर चलेगा, दोनों कंपलसरी है, दोनों उतने ही जरूरी हैं जितना संसार है, जितना भगवान है। इसीलिए मजहब को अपनी चार दीवारी में रखिए। हम भारतीय पहले बने और इसको बाहर धर्म को अपने बीच में रखें, अपना अपना धर्म करें और हम आपस में अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं। ये जिम्मेवारी हमारे राजनेताओं की है, इनसे कहूंगा कि इसको ये आगे बढ़ाएं। इस बहस को जारी रखेंगे। हम थोड़ा सा भटक गए, सियासत में चले गए। हमें 2019 को जो है सियासत से आजाद कराना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि 2019 के बीच में सियासत जो है वो बहुत तेजी के साथ बैठी हुई है। तो उसके लिए जो है सबको उसका इंतजार रहेगा। मुसलसल फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। आपका एक बार फिर खैर मकदम है हमारे मसाइल में, और आज हम एक मुख्तलिफ नजरिए से अपने मसाइल को देख रहे हैं, 2019 के मसाइल को देख रहे हैं। मीर साहब, आप कुछ जोड़ना चाहते थे पिछले वक्फे से खबर? सबसे पहले तो मैं एक शेर जोड़ता हूँ जी सर। कि अपने चेहरे पे कोई दर्द न तहरीर करो, अपने चेहरे पे कोई दर्द न तहरीर करो, वक्त के पास ना आंखें हैं ना एहसास न दिल। वाह। ये जो आप सियासत की बात कर रहे हैं, सियासतदानों के लिए कहा ही जाता है ये बात। और एक बात मैं बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ इस बात का कि सियासी लोग भी एक दूसरे को ताना देते हुए एक जुमला खास तौर पे आपने सबने सुना होगा, टेलीविजन चैनल्स पर भी हम लोग बात करते हैं, ये सियासत कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सियासी पार्टी सियासत नहीं करेगी तो क्या छोले भटूरे बेचेगी, पकौड़े बेचेगी? पकौड़े क्यों कहा? सियासत इसलिए कि पकौड़े आसानी से समझ में आता है। कुछ बातें ऐसी होती है समझदार लोग अपने आप भी समझ लेते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सियासत को बुरा समझना बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी गलती है। हाँ, गलत सियासत को गलत समझना ये दानिशमंदी है, ये अक्लमंदी है, और अच्छी सियासत को अच्छी सियासत समझना दानिशमंदी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज मैं एक ऐसा बयान दूं जो बहुत ही घटिया हो लेकिन किसी के खिलाफ हो, तो आज हम देखेंगे कि सारे चैनल्स पर वही चलेगा। और मीम अफजल, जिसकी तस्वीर बहुत कम लोग जानते होंगे, जिसको बहुत लोग कम पहचानते होंगे, 2 दिन 3 दिन के अंदर आप मुल्कगीर तस्वीर बनकर उभर जाएंगे। लेकिन आप अच्छी बात सालों करते रहिए, बरसों करते रहिए, कोई आप पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन सच्चाई हमेशा अपने आप को मनवाती है। मेरा सियासत के अंदर ये तजर्बा है कि अच्छे लोगों को मैंने सियासत में बढ़ते हुए भी देखा है, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और वो चलते भी बहुत लंबे हैं। और जो लोग आंधी की तरह आते हैं, आप ये समझ लिए कि वो आंधी की तरह बर्बादी करके चले भी जाते हैं, वो बहुत ही समाज के लिए नुकसानदेह और बहुत ही खराब होती है। सही बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, बुनियादी बात ये नहीं है कि पकौड़ा बेचना कोई बुरी बात ना है, लेकिन यहाँ सारे नौजवान बैठे हैं,
इनमें अगर एक भी खड़ा होकर ये कह दे कि मैं कल नौकरी नहीं मिलेगी तो पकौड़ा बेचूंगा, तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए क्या ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। मैं समझता हूं शायद इनमें से एक भी इस बात के लिए नहीं कहेगा। जाहिर है कि अगर तालीम हासिल की है तो वो ये चाहेंगे कि समाज में कोई ऐसा काम करें जिससे उनको खुद भी फायदा और समाज को भी फायदा हो। वो सिर्फ नौकरी की शक्ल नहीं होती है। लेकिन हम जब वादे करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं इस सियासत से, इसी सियासी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। और जब वो वादे पूरे नहीं होते तो आवाम का गुस्सा उभरता है। आशिकों की तरह नहीं, आशिकों की तरह सारा मामला नहीं है क्या आसमान के चांद तारे तोड़ लाऊंगा। सवाल ये है कि आपने कितने वादे किए और उनको कितना पूरा किया। सर एक सवाल ले लें बच्चे से यहाँ से। जी सर, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप लोगों ने बेरोजगारी की बात करी। आई कुड नॉट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम रिमाइंडिंग, हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या को सिर्फ पॉलिसी ही नहीं, पॉलिसी टारगेटिंग से सुलझाएं। मेरा मतलब है जो बच्चे हैं उनके जो एम्बिशंस होते हैं, हमें IIT जाना है, IIM जाना है, हमें बड़े काम करने हैं, उनके एम्बिशंस को वी कीप इन माइंड वाइल मेकिंग पॉलिसीज। स्किल इंडिया जैसा प्रोग्राम जिसका बहुत अच्छा मोटिव है, वो हमारी पॉलिसीज को सैडली इन आवर ओपिनियन डज नॉट कीप इट इन माइंड। वी वांट टू डू समथिंग बिग एंड टू डू बिग टुडे यू नीड टू नो कोडिंग। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नई चीजें उभर रही है इस देश में, आप इस दुनिया में आप अगर उस लेवल पे नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हमें नौकरी ही नहीं, हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए। आजकल आप, आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड, छोटी नौकरी या फिर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन वी हैव टू सस्टेन आवरसेल्व्स, फॉर विच वी नीड टू नो द बेस्ट स्किल्स। हम हमारे आप में ही इतने सारे लोगों से compete कर रहे हैं, आप विश्व की तो बात ही ना करें। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक बड़ा ओवरव्यू दे शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज, एंड बी डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग राइट नाउ? राजीव शर्मा सर, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी बात कही है, लेकिन अगर हम एक रेगुलर फॉलोअर्स हैं राजनीतिक और पॉलिसीज़ के, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें कहीं ना कहीं आपका ये उत्तर मिल जाएगा। जब हम स्किल इंडिया की बात करते हैं तो स्किल्स हैं, लोअर लेवल स्किल्स भी हैं और हायर लेवल स्किल्स भी हैं। मैनेजमेंट भी स्किल है, राइट नाउ। देयरफॉर जिसका जैसा एक इंटेलिजेंस लेवल है उसके हिसाब से हमारा युवा वर्ग उस स्किल की ओर बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि क्या वो अवसर मिले हैं, IITs खुल रहे हैं क्या, IIMs खुल रहे हैं क्या, वो बढ़ रहे हैं क्या, और उसमें रिसर्च और इनोवेशन के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है क्या। क्योंकि ये सारे जो स्किल्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं रिसर्च से आएंगे और इनोवेशन पे जोर देने से आएंगे। एक तो ये होता है कि हम किसी चीज़ को एक नेगेटिव प्रचार के तौर पर लें, और एक ये होता है कि हम पॉजिटिव सपोर्ट के बेसिस पे अपने युवा को तैयार करें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम नेगेटिव दूसरों की कमियों को बताते हैं कि यार इसने ये नहीं किया। ये बात सच है, मैनिफेस्टो हम किस लिए बनाते हैं? ताकि जो वोटर है वो तय कर सके कि भाई इस पार्टी ने हमको मैनिफेस्टो दिया था, उसमें कितना किया कितना नहीं किया, एंड वेदर दे डिजर्व टू बी बैक अगेन। यही मकसद होता है मैनिफेस्टो का। अब सवाल यह है कि उस मैनिफेस्टो में से मान लीजिए कि 10 में से 3 नहीं हुए, 7 हो गए, या 10 में से 5 हो गए, 6 हो गए, 4 नहीं हुए, तो एक तो हमारा रवैया ये हो सकता है कि हम 5 को गाते रहें कि देखो ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। और एक रवैया हमारा ये हो सकता है कि देखो इन्होंने 5 में से 10 में से 5 कर दिए, 6 कर दिए, वी आर स्टिल होपिंग कि ये 4 भी पूरे करें। चलिए ठीक है सर, अब बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। मैं तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है। जो देश का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो पूंजी लगनी चाहिए थी, वो तो लेकर के विदेश लोग भाग गया। तो मान लीजिए आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की हर साल बात किए थे, वचन दिया था देश की जनता से, आपने उस वचन को पूरा किया क्या? आपने कहा था कि हम किसानों को उसकी उपज का 1.5 गुना कीमत देंगे। किसान क्यों मर रहे हैं? आप कह रहे पीछे भी मर रहे थे, हम कह रहे हैं मर रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार तेज हो रही है। आप रोकने के लिए आए थे, आपको इस बात पर भरोसा किया गया था, आप नए रोजगार सृजन करने के लिए आए थे, आप महंगाई घटाने के लिए आए थे। आप वो सब तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं
कि सवाल सियासत से अलग होने की जो लोग बहुत बात करते हैं, समय समय पर हिदायत दी जाती है, ये भी एक सियासत है कि सियासत से अलग रहो। सिर्फ सियासत बिल्कुल, देखिए मैं अली साहब से, मीम अफजल साहब से बहुत सहमत हूं मैं। ये जो सियासत है ये बिल्कुल सही है, ये अनादिकाल से चली आ रही है, आज की सियासत नहीं है। राजा महाराजा देखिए, धर्मों को देखिए, हमारे धर्म में सब धर्मों के राजा जितने हुए हैं, चाहे प्रोफेट से लेके बुद्ध से लेके श्री कृष्ण राम से, उन्होंने राज्य किया है। अरे ये जरूरी है, ये संसार को चलाने के लिए कौन चलाएगा? दो कानून होते हैं, एक स्पिरिचुअल कानून है, एक भौतिक कानून है। तो भौतिक कानून को कौन चलाएगा? भगवान ने इन्हीं को तो अपॉइंट किया है ना, यही लोग तो चलाएंगे। लेकिन उसमें केवल एक ही चीज देखनी है, क्या आप ईमानदारी से वो अगर आप मुस्लिम शासक लें चाहे हिंदू शासक लें, हर एक के घर में मन में भगवान बसते हैं। और काबा से मैं शुरू करता हूं कि ये काबा तो हजरत खलील ने बनाया है, ये काबा तो हजरत खलील ने बनाया है। अरे मेरे दिल का काबा तो खुद खुदा ने बनाया है, इसको रखिए, इसी को करके आगे चलिए। मीम अफजल साहब, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी जो आज की बहस है, बुनियादी तौर पर 2019 में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो पूरे देश में आज साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, जब बरसर इक़्तिदार तबका यानी रूलिंग क्लास अपने एजेंडा से हट जाए तो समझ लीजिए कि ज़वाल करीब है। हमारे देश के अंदर राजनीति जो शुरू हुई 2014 में, उसका मेन एजेंडा था सबका साथ सबका विकास। 4.5 साल तक वो नारा हमने भी सुना, आपने भी सुना, पूरे देश ने भी सुना। उसमें कुछ वादे थे जिनका जिक्र अभी किया, कुछ वादे शर्मा जी ने कहा पूरे हुए, बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए। मैं देख रहा हूं कि 4.5 साल के बाद, जब अब 100 दिन रह गए, वैसे अब 4.5 साल नहीं, 4.25 साल हो गए, अब सिर्फ 100 ही दिन रह गए। 100 दिन में जब सरकार का एजेंडा बदलने लगे, बरसरे इक़्तिदार पार्टी सबका साथ सबका विकास की बजाय कुछ दूसरी बातें करने लगे, जज्बात से खेलने लगे, मुजाहरे करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वो अपने एजेंडे से हट गए हैं। और इसलिए हट गए हैं कि उनका एजेंडा फेल था। वो देश के लिए कुछ नहीं कर सके। वो इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश के बिजनेस करने वालों के लिए, इस देश के छोटे दुकानदारों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के उन लोगों के लिए जिनकी आज पहली बार बात हुई, 7 करोड़ वो लोग जिन्हें हम फिजिकली चैलेंज कहते हैं, उनकी बात ना करके आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे जज्बात को भड़का करके इख्तिदार में वापस आया जा सके। राजू शर्मा साहब, बहुत मुख्तसर के वक्त, बिल्कुल मैं इतना 2019 कैसा रहेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति की बात ये करने आए हैं करें, लेकिन सच्चाई ये है कि 2019 में अगर हमको सही अच्छा साल बनाना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक मसला होगा, करप्शन एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि किसी भी देश का, ये युवाओं की जो जिंदगी है जब तक नहीं बन सकती जब तक लूटते रहोगे देश को। करप्शन पर रोक लगेगी तो आगे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आगे बढ़ेंगे, विकास होगा तो आगे बढ़ेंगे। केवल मात्र ये कहने से कि पिछले 4 सालों में कुछ नहीं हुआ, रोने वाला देश मत बनाइए। रोने पीटने का काम बहुत हो लिया, अब देश को थोड़ा आशावान बनाइए। चलिए, अगर कोई हंस सकता है, ताली बजा सकता है, अब हम बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है और मैं अब जो है मैं स्मृति जी के पास जाऊंगा और उनसे क्लोजिंग करवाऊंगा, क्योंकि आज 1 मिनट स्मृति जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। खत्म अब ये गर्दिश हालात होनी चाहिए, गम के लश्कर को सदा मात होनी चाहिए, है दुआ यही मुनव्वर की नए साल में हर तरफ खुशियों की अब बरसात होनी चाहिए। क्या बात। मुझे इजाजत दीजिए सुनीति जी, आप इजाजत दीजिए। हम राजनीतिज्ञों से एक बात सिर्फ इतनी कहते हैं कि आप प्रजा के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाइए, उनके साथ एक्चुअल जमीन पर जाइए और उनकी समस्याएं समझिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, कहिए तो इजाजत दीजिए। आदाब। आदाब।